आदाब व्यूअर्स, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पूरी सीरीज़ को हम इंशाल्लाह लेकर के चलेंगे। तो अब्दुल सत्तार की जो हाईली रिकमेंडेड बुक है, इसको हमने जो है स्टेप वाइज डिफरेंट कंटूर्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को ट्रेस करना है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बुनियादें, विजन ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सिक्योरिटी स्टेट या डीप स्टेट का इशू पाकिस्तान के अंदर, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं, पर्टिकुलरली विद इट्स इमीडिएट नेबर्स। इंडिया के साथ शुरू से ही पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्लैश रहा, अफगानिस्तान, देन कम्स चाइना एंड रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान की टिल्ट अमेरिका की तरफ क्यों रही, और अप टिल जो है 2019 तक ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ट्रेस करती है। ऑथर की बात करें तो अब्दुल सत्तार का 39 साल का डिप्लोमेटिक करियर है। इसमें 2 दफ़ा वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और 2 दफ़ा पाकिस्तान के फॉरेन एम्बेसडर भी रहे हैं। एक दफ़ा 1993 के अंदर जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तब, और दूसरी दफ़ा जब मुशर्रफ का एरा था 1999 से 2003 तक ये फॉरेन एम्बेसडर रहे हैं। तो जिस तरह आयशा जलाल को साउथ एशियन रिलेशंस के ऊपर अथॉरिटी माना जाता है, मलिहा लोधी को भी पाकिस्तान के फॉरेन डायनामिक्स के ऊपर अथॉरिटी माना जाता है, इसी तरह से अब्दुल सत्तार को भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स या उसकी जो फैक्टर्स हैं फॉरेन पॉलिसी की डोमेन को इस्टेब्लिश करने वाले, वो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से शुरू होते हैं। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो अब्दुल सत्तार, उनके ऊपर इनको अथॉरिटी माना जाता है। फॉर दैट रीज़न ये एक रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ होती है, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो इस बुक की बहुत खूबसूरत बात ये है कि ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करती है, आपको सब्जेक्टिव बायसेस नहीं देती। अक्सर आप अगर ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट नज़र आता है, तो ऐसा नहीं है इस बुक के अंदर। ये बुक काफ़ी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देती है। चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 है जी इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और इसमें अब्दुल सत्तार कहते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन और नेशनलिज्म लोगों के अंदर पनपना शुरू हुआ था। तो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने हिस्ट्री को ब्रीफली समराइज किया है पाकिस्तान की, राइट up till the invasion of Alexander the Great। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया का पहला ग्रेट एम्पायर बनाया, और जब वो इंडिया के अंदर आया था, एंशिएंट इंडिया के अंदर 327 BC में राजा पोरस के साथ उसकी बहुत बड़ी बैटल ऑफ हाइडेपिस हुई थी 327 BC में। तो इंडिया से जब उसने रिट्रीट की थी तो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर भी पहला बड़ा एम्पायर बना था। उसके बाद चंद्रगुप्ता मौर्य और उसका डिसेंडेंट अशोका ने बुद्धिज्म कबूल किया, और बुद्धिज्म पहले उसने चैलेंज किया इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम को। अशोका से गुप्ताज, और गुप्ता से फिर 8th सेंचुरी के अंदर अरब्स आते हैं। कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो मिस्टर काज़मी लिखते हैं कि अरब्स जो थे वो पहले एज ट्रेडर्स आए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और दूसरी दफ़ा वो एज इन्वेडर्स आए थे। 8th सेंचुरी के अंदर जो कनक्वेस्ट ऑफ सिंध है, वहाँ से मुसलमानों की हुकूमत की बुनियादें रखी गई थी जब दीबल को फतह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और 713 के अंदर मुल्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहला मुस्लिम प्रोविंस बना था। उसके बाद फिर डिफरेंट डायनेस्टीज आती रहीं, और घौरी ने 12th सेंचुरी के अंदर दिल्ली के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, और 1399 में अमीर तैमूर ने जो कि टर्किश था दिल्ली को सैक किया, और जब वो दोबारा समरकंद वापस चला गया था। उसके बाद फिर डिफरेंट डायनेस्टीज आती रहीं। 1526 के अंदर बाबर ने मुग़ल एम्पायर की बुनियादें रखीं, और ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसके अंदर फिर 1556 के बाद अकबर का रूल, और उसने वाली हिंदू मुस्लिम एसिमिलेशन की बात अकबर ने की दीन इलाही की शक्ल में, और
शाहजहां ने जो है वो उससे डाइसेक्ट किया अकबर की पॉलिसी से, और उसने हिंदूज के ऊपर जजिया लगाया। मुगल रीन जो था वो अपनी हाइट पर पहुंचा जब एरा ऑफ औरंगज़ेब आलमगीर था। 1707 के अंदर जब औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ हुई तो मुग़ल एम्पायर की जो बुनियादें थीं वो थोड़ी सी हिलना शुरू हुई, यानी डिक्लाइन आपका शुरू हो गया। फिर उसके बाद तो आपको पता है जी, लोग मीर कासिम और मीर सादक जैसे लोग रहे, वो आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और 1757 में जो बैटल ऑफ पैलेसी हुई, सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई, तो अंग्रेज़ों ने अपना जो है दबदबा कायम किया। फिर इसके अंदर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को हाईजैक किया, और 1857 की जो म्यूटनी थी या जो बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसके बाद जो ज्यूल ऑफ क्राउन है इंडिया, वो डायरेक्टली ब्रिटिश राज के अंडर आ गया। 1886 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के अंडर, और जो है इसका बेसिक पर्पस ये था कि जो इंडिया के लोग हैं जो सब कॉन्टिनेंट में, उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड किया जाए। लेकिन वो प्योरली हिंदू डोमिनेटेड जो है वो साबित हुई। फिर इसके अंदर आपको रोल नज़र आता है सर सैयद अहमद ख़ान का। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो कि सिलसिला शुरू किया मुरादाबाद से 1858 के अंदर मदरसा कायम करने का, वो आगे जाके मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में सामने आया। और उसके बाद जो अलीगढ़ की बुनियादें रखी गईं, और अलीगढ़ को ही बाद में कायद आज़म ने अपना आर्सनल कहा था। और अलीगढ़ जो है असल में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की मूवमेंट में बहुत कार्डिनल पिलर साबित हुई, और इसी ने जाके आगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जन्म दिया 1906 के अंदर। 1905 के अंदर जब डिवीज़न ऑफ बंगाल हुई तो मुसलमान काफ़ी खुश हुए कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल और साथ में जो आसाम की जो डिवीज़न थी, उससे अब मुसलमानों को अपने राइट्स मिलने की काफ़ी उम्मीद लग पड़ी थी। लेकिन 1911 के अंदर जब एनलमेंट ऑफ बंगाल हुई तो फिर अंदाज़ा हो गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश राज के ऊपर या ब्रिटिश क्राउन के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर डाल सकती है। इस सारे अरसे के अंदर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर जिनको समझा जाता था, और इस बात का उन्होंने प्रूफ दिया 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के तौर के ऊपर। लखनऊ पैक्ट वो एक वाटरशेड मोमेंट था जब कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक पेज के ऊपर आए। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो इशू था वो कंसीड किया कांग्रेस ने, 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर के तौर पे भी इसको भी एक्सेप्ट किया, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी एक्सेप्ट किया। लेकिन 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने इन सारे इश्यूज को डाइल्यूट किया और एक रिफ्ट क्रिएट हो गई, जिसको फिर 14 नुकात कायद आज़म ने दिए। पाकिस्तान का जो इमरजेंस का सेंट्रल पॉइंट था, जो क्लाइमेक्स इस स्टोरी का है, वो है जी अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस, जो कि फ्रैंकली 1930 के अंदर दीवाने का ख्वाब लगता था जब इकबाल ने कैटेगरी के लिए कहा था, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलोचिस्तान amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me the final destiny of Muslims, at least of North India. 21 जून 1937 का लेटर था जिन्ना को, उसमें उन्होंने लिखा था, a separate federation of Muslim provinces, reformed on the lines I have suggested above, is the only course by which we can secure a peaceful India and save Muslims from the domination of non-Muslims. Why should not the Muslims of Northwest and Bengal be considered as nations entitled to self-determination, just as other nations in India and outside India are? इकबाल की इस एड्रेस ने
कार्डिनल रोल अदा किया, जो कि जिस बात को कायदे आज़म ने कन्फेस किया 1940 के पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के मौका के अंदर कहा गया दैट द एरियाज इन विच मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली इन मेजॉरिटी as in the northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units should be autonomous and sovereign. तो पाकिस्तान की सॉवरेंटी की जो असल है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च का 1940s का। फिर इस चैप्टर के अंदर अब्दुल सत्तार मुस्लिम लीग की स्ट्रगल के ऊपर बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्ट्रगल 4 फेजेस के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपने मुस्लिम लीग बनाई थी वो इस वजह से बनाई थी कि आप इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो 4 बेसिक स्टेजेस हैं मुस्लिम लीग की स्ट्रगल के। पहले फेज के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इक्वल शेयर इन सोशल पॉलिटिकल लाइफ फॉर द मुस्लिम्स की डिमांड की। दूसरे फेज के अंदर जिन एरियाज के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर थे उन एरियाज में मुसलमानों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड की। तीसरे फेज के अंदर जिन एरियाज के अंदर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर थे वहाँ पे मुसलमानों के लिए ऑटोनमस प्रोविंसेस की डिमांड की। और चौथा फेज आपको 1940s के अंदर नजर आता है जब उन्होंने कंप्लीट सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात की थी। 1939 के बाद वर्ल्ड वॉर इरप्ट हुई और इन वर्ल्ड वॉर एक्सेलरेटेड पॉलिटिकल एवोल्यूशन। वर्ल्ड वॉर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रही थी, जो ब्रिटिश ने पावर को डिसॉल्व किया था, यानी अपनी पावर को उन्होंने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दिया था। क्रिप्स मिशन प्लान से लेकर के कैबिनेट मिशन प्लान एंड उसके बाद 3 जून का प्लान जिसके ऊपर फाइनली जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जिसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद आखिरी जो स्टेप था वो था रेड क्लिफ अवार्ड का। और रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर भी आपको पता है कि जो गुरदासपुर के एरियाज़ थे जिनमें मुसलमानों की मेजॉरिटी थी वो भी इवन दे वर मेड पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इससे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। 565 प्रिंसली स्टेट्स है जिनके अंदर कश्मीर भी आता था, उनके लिए 3rd ऑप्शन रखा गया था ऑटोनॉमी का। 3 जून का प्लान 72 दिनों के अंदर एग्जीक्यूट होना था, जिसके अंदर सिलेट और आसाम वगैरह को भी अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी थी। तो ये उस टाइम पे ये टेलीस्कोप टाइम जाहिर कर चुका था कि अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन वो रीजन के अंदर पावर डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा और पाकिस्तान और इंडिया emerged as immediate neighbors come not friends but enemies for a long time based on the issue of Kashmir। तो इमीडिएटली जो टाइम टेबल था जो कि गवर्नर जनरल माउंटबेटन की तरफ से क्रिएट किया गया था, उसने इमीडिएटली पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। पाकिस्तान के पास ना अपना कैपिटल था, ना आपके पास फंक्शनिंग सेक्रेटेरिएट था, ना आपके पास रिसोर्सेज थे कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को उस नए स्टेट के अंदर आप उसको डील कर पाते। और उसके बाद दुनिया की हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ था जिसके अंदर 15 मिलियन पीपल जो थे वो मूव्ड फ्रॉम कंट्री ऑफ देयर रेजिडेंस टू सीक रेफ्यूज इन अनदर। पार्टीशन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली थी। तो ये चैप्टर नंबर 1 है जी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद को डिस्कस करना है, विजन ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान एज मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक या इस्लामिक मॉडर्न नेशन स्टेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने का शुक्रिया।